संकेत की जगह गद्य पद्य रखिए, इससे और क्लियरिफिकेशन अच्छे से मिल रही है। अब संदर्भ का जब आप उत्तर रख रहे हैं तो कोशिश करिएगा जैसे जो पाठ का नाम है और लेखक का नाम है आप उसे ब्लैक पेन से रखिए। जहाँ जहाँ वार्तालाप होती है ध्यान दीजिएगा बेटा, उसमें विराम चिन्हों का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। ये चीज बच्चे छोटी छोटी चीजें ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप ये छोटी छोटी चीजें ध्यान देंगे तो आपकी कॉपी टॉपर वाली कॉपी बन जाएगी। एग्जामिनर आपसे जानना क्या चाहता है? केवल लेखक का जीवन परिचय? वो बेटा जी वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि जीवन परिचय के अंदर उस लेखक का मतलब उनके जीवन में साहित्य के यानी हिंदी में उनका क्या योगदान था। जब आप ये चीज रख देते हैं तो आपका उत्तर का जो नंबर होते हैं वो यहाँ से यहाँ सीधे पहुंच जाता है। आप कोई भी निबंध लिख रहे हैं उसके अंदर कोटेशन जरूर इस्तेमाल करिए, जैसे मैंने यहाँ पर सरकार की भूमिका का एक कोटेशन बना दिया। हेलो बच्चा लोग, तो आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि हिंदी की कॉपी पेपर में कैसे लिख कर आए कि जिससे हमारे फुल मार्क्स आए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारी बारीकियों से डिस्कशन करने वाली हूँ, वो सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी कॉपी लिखेंगे और आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं हिंदी में। एक चीज और हम यहाँ पर वो भी डिस्कस करेंगे कि वो गलतियां जो बच्चे करते हैं, जैसे आपको सारा कॉन्टेंट आता है, सारा पेपर आता है, उसके बावजूद भी आपको गलतियां कराते हैं जिसकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं, वो गलतियों पर भी हम विशेष रूप से आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज एक प्रॉपर वे में कॉपी कैसे लिखी जाती है हम एक एक चीज अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपकी उत्तर पुस्तिका इस तरह से कुछ आएगी जिसमें सबसे पहले आपको आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर यहाँ पर आपको अंक में जैसे 1 2 3 4 जो है उसको यहाँ पर भरना है। इसके बाद जब आप उसको भर लेंगे उसी को संख्या में यहाँ पर जैसे यहाँ संख्या अंक में रखा, अब उसको शब्दों में रखना है आपको। जैसे आपने यहाँ 1 लिखा, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रही हूँ, आपने 1 2 3 4 5 ऐसे रखा, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, आपको ये पूरा यहां तक भरा है तो इसको भी आपको पूरा फिल करना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका विषय हिंदी है तो हिंदी रखेंगे। प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको जो कोड मिलेगा आप उसको रखेंगे। इसके बाद परीक्षा का दिन आपका बुधवार है, आप बुधवार रख देंगे। परीक्षा की तिथि 18 फरवरी 2026 है, आप इसको रख देंगे। केंद्र का नाम जो भी आपको स्कूल जहां पर आपका सेंटर पड़ा है उस स्कूल का नाम रखना है, ना कि आप अपने स्कूल का नाम रखेंगे, ध्यान रखिएगा इसका विशेष। इसके बाद ये जो सेकंड पेज आता है बेटा, यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना है, या आपके जो एग्जामिनर आएंगे उनके लिए है, ये पेज भी आपके लिए नहीं, आप इसको नहीं फिल करेंगे। अब इसके बाद आपके सामने एक OMR शीट आएगी जिसको आपको अच्छे से फिल करना है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है बेटा जी कि आपके जो प्रश्न खंड आता है यानी 1 से लेकर 20 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, MCQs आते हैं, आपको इसको भरना होता है। तो इसमें आपको कैसे भरना है ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए आपका पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी है। ठीक है, तो आप अपना काला पेन लेंगे, जो बॉल पेन होना चाहिए, ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है वही आपको फॉलो करना है। अब आपका मान लीजिए आंसर सी है, ठीक है, तो आप इसको बाहर से अंदर की तरफ इस तरह से क्या करेंगे, पूरा गोला कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करना है आपको बेटा जी, पूरा गोला करना है। जब आप इस तरह से गोला कर देंगे, अब मान लीजिए सेकंड का आंसर बी है तो आप इसे पूरा इस तरह से क्या कर दीजिए, गोला कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए सी का आंसर ए है तो आप इसे भी क्या कर देंगे, इस तरह से गोला कर देंगे। यही आपको फॉलो करना है। अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, ठीक है, तो इसमें विशेष रूप से कहा जाता है बच्चों से ध्यान देने के लिए कि बेटा गलती मत करिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने गोला अंकित कर दिया तो उसको ना तो आप व्हाइटनर से मिटाएंगे, ना ही आप उसके अंदर कोई और चीज उसको मिटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरा कंप्यूटराइज चेक होता है तो वहां पर आपकी गलती की कोई गुंजाइश की माफी नहीं होगी। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, जब आप इसको पूरा भर लेंगे, अब यहां पर जो आपका कोड होता है ना, जैसे 801 के बगल में लिखा होता है AB है ना, BA BB BC ऐसे करके, तो वही यहां पर जैसे पहला अक्षर A है तो आप यहाँ A रख देंगे, और मान लीजिए यहाँ B है तो इसको B रख देंगे। अब A है तो आप A वाले गोले को बहुत अच्छे से पूरा क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ B है तो B वाले को पूरा अच्छे से क्या कर देंगे बेटा जी, फिल कर देंगे। ये आपको इस तरह से भरना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने हैं, जो भी आपका साइन है आप उसको साइन अच्छे से कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चा जी आपको यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर अब सारा काम किसका है,
एग्जामिनर का है। इसके बाद अगली शीट पर आप आएंगे, जो यहाँ पर ही आपके सामने होगा। इसके अंदर जो आपने 1 से लेकर 20 तक का आंसर रखा था ना, अब इसको आपको ABCD के फॉर्म में बताना है। मान लीजिए पहले का आंसर A था, तो यहाँ A रख दिया, B रख दिया, C रख दिया। जो भी आपके 20 तक उत्तर आ रहे हैं उसको आप क्या करेंगे बेटा जी, बहुत अच्छे से ABCD जैसे जो भी है उसको आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। ठीक है, और यही सेम चीज यहाँ पर भी आपको रखनी है। A था तो A, यहाँ रखना है B। ठीक, यहाँ तक ये चीज रखिए और इसके बाद आपने यहाँ पर अपना हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर करके आपका काम खत्म। अब यहाँ पर आपका OMR शीट का काम खत्म, यानी खंड अ का काम खत्म। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर खंड अ के जो आंसर्स है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि OMR शीट के अंदर आप पूरा वो चाहे गोले के रूप में भर चुके हैं और उसको लिख कर भी दे चुके हैं। तो अब आपको ये काम नहीं करना है। अब सीधे आपको अपना जो पेपर है, ये देखिए आपकी जो इस बार बोर्ड की कॉपी है वो कुछ इस तरह से आने वाली है। मैंने इसको यहाँ पर आप लोगों के लिए रख दिया है ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इस तरह से आपकी ब्राउन लाइनिंग वाली कॉपी आने वाली है। ठीक है बेटा जी, अब इसके अंदर आपको सबसे पहले खंड ब से ही शुरुआत करनी होगी। ठीक है, खंड ब आप सबसे पहले यहाँ पर अंकित कर देंगे। ये रहा, सबसे पहले आप ब्लैक पेन। अब ध्यान दीजिएगा, आपको केवल ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है, ना कोई आप मार्कर लेकर जाएंगे, ना कोई आप स्केच लेकर जाएंगे, कोई भी हाइलाइटर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये स्पेशली आपके इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है। अगर आप जबरन कर भी देते हैं कि आपकी कॉपी अच्छी लगेगी, तो बेशक अच्छी लग भी जाए, आपके एग्जामिनर जो नंबर है वो काट लेगा, क्योंकि उसे ये रहेगा कि बच्चे को निर्देश में बताने के बावजूद भी बच्चा उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो वही नंबर आपके कटते हैं। आप बेशक कितना अच्छा उत्तर लिखकर आ जाए, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर खंड ब रखा, वर्णात्मक प्रश्नोत्तर रखा, प्रश्नोत्तर संख्या 1। आपको सारी चीजें अच्छे से मेंशन करनी है। कोशिश करिएगा, कोशिश क्या, ये आपको करना ही है कि आप एक एक लाइन छोड़ कर लिखे जब भी आप इनको लिख रहे हैं। इससे आपका पेपर साफ सुथरा दिखेगा। फिर आप मान लीजिए अपना जो प्रश्नोत्तर संख्या पहला आता है वो रेखांकित गद्यांश आता है, अथवा करके 2 आते हैं। अगर आप क का उत्तर कर रहे हैं तो वहां क लिखिए, अगर आप ख का उत्तर कर रहे हैं तो ख लिखिए। इसके बाद आपका रेखांकित जो अंश होगा उसका पहले 2 शब्द रखा, डॉट 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 डाला और उसके आखिरी के 2 शब्द रख दिए। ये आपको क्या करना होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ बच्चे इसको संकेत में, मैंने देखो ऐसे छोड़ दिया, ऐसे रखने से अच्छा नहीं लगता है। इसमें आप देखो यहीं पर आपके बच्चे नंबर कट जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, संकेत लिखते हैं। संकेत से भी बढ़िया तरीका क्या होता है, जैसे मैं अभी दूसरा दिखाऊंगी। आपको पता है क्या करना होगा, यहाँ पर आप क्या रख सकते थे, आप यहाँ पर रखते गद्य, सिर्फ गद्य लिख देते। गद्य लिख के उसको अंडरलाइन करते ऐसे डाल के और फिर इसको लिखते। इससे आपके मार्क्स और अच्छे आते, क्योंकि पता है क्या होता है, एग्जामिनर को देखो बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती हैं। अब ऐसे में अगर कोई क्वेश्चन कहीं, कोई क्वेश्चन कहीं, आप कोई अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं रखेंगे, एग्जामिनर का टाइम ज्यादा जाएगा और वो किसी आकर आपके नंबर काटेगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छे से गद्य मेंशन करा, टॉपिक डाला, एक लाइन छोड़ी। अब आपने क्या करा, अपना संदर्भ रखा। ठीक है, आपने संदर्भ रखा। आपको 3 प्रश्न करके पूछा होता है, 1 2 3 करके, आप उसको रखेंगे। संदर्भ रखा, संदर्भ को ब्लैक पेन से रखा और आपने अपना संदर्भ रखा। अब संदर्भ का जब आप उत्तर रख रहे हैं तो कोशिश करिएगा जैसे जो पाठ का नाम है और लेखक का नाम है, आप उसे ब्लैक पेन से रखिए। इससे आपका क्या होगा, संदर्भ में एग्जामिनर को सीधे सीधे आपका आंसर दिखेगा और फटाफट से वो टिक करके क्या है, आपको नंबर देकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है कितने अच्छे तरीके से। तो आपको किसी हाइलाइटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। अगर आपसे मान लीजिए ब्लैक पेन से छूट भी जाता है, कोई बात नहीं, जब आपका पूरा पेपर हो जाए तो आप ब्लैक पेन से सिर्फ अंडरलाइन भी कर देंगे तो भी आपका वो दिख जाएगा। इसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको व्याख्या रखनी है, फिर इसको आप व्याख्या रखिए। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा बेटा कि जब भी आप कोई भी टॉपिक डाल रहे हैं उसके तुरंत नीचे मत लिखिएगा, उसको थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से दिखाई देगा, उस पर मात्राएं ओवरलैप यानी चढ़कर नहीं दिखेंगी, आपका जो टॉपिक है वो छुपेगा नहीं और साफ सुथरा दिखेगा। ठीक है, यह चीज का आपने इस्तेमाल करा और तीसरे का उत्तर दिया। एक क्वेश्चन का आंसर एक पर ही रखिएगा, ये आपने करा। फिर प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे के लिए दूसरा पेज रखा। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पद्य डाला है ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको गद्य रखना था। अब संकेत की जगह गद्य पद्य रखिए, इससे और क्लियरिफिकेशन अच्छे से मिल रही है ना। आपने पद्य रखा और फिर
उड़ते निकसी, जैसे मैंने इसका उत्तर दिया है तो डॉट 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 डाला। ये मैं क का उत्तर दे रही हूँ तो क रखा है, अगर ख का उत्तर आप दे रहे हो तो यहाँ ख रखिएगा। फिर वैसे ही सेम यहाँ पर भी करना है। संदर्भ, देखो यहाँ पर पाठ का नाम और रचयिता का नाम हमने ब्लैक पेन से मेंशन कर दिया है, ठीक है। फिर हमने व्याख्या रखी और व्याख्या के बाद एक लाइन छोड़कर हमने तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया, यह भी एक पेज पे रखा, हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा आता है जो कि आपका आता है रेखांकित अनिवार्य संस्कृत गद्य वाला आता है ना। तो इसके अंदर क्या करना होता है बेटा, मान लीजिए आप क का उत्तर कर रहे तो क, ख का कर रहे तो ख। मैंने यहाँ पर संस्कृत गद्य डाला, मैंने संकेत नहीं रखा, संस्कृत गद्य डाला, ये और अच्छा रहेगा बेटा। फिर इसके बाद आपने वही सेम करा, यहाँ पर एक लाइन छोड़ी, संदर्भ। इसमें देखिए बेटा जी आपका संदर्भ और अनुवाद ही आता है, 5 नंबर का आता है, तो आप आराम से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। संदर्भ डाला और आपने पाठ का नाम रख दिया अच्छे से, इसको ब्लैक पेन से रखा, साफ साफ दिखाई देगा। फिर आप अनुवाद करेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, जो आपका प्रबुद्धो ग्रामीण वाला चैप्टर है या वीरः वीरेण पूज्यते वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर वार्तालाप हुई है, दो लोगों के बीच में बातचीत हुई है ना। चंद्रशेखर वाला एक जो चैप्टर है उसमें भी वार्ता, जहां जहां वार्तालाप होती है ध्यान दीजिएगा बेटा, उसमें विराम चिन्हों का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। ये चीज बच्चे छोटी छोटी चीजें ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप ये छोटी छोटी चीजें ध्यान देंगे तो आपकी कॉपी टॉपर वाली कॉपी बन जाएगी, ठीक है। तो जब भी जो चैप्टर में बातचीत वाली चीज आ रही है उसके अंदर आप विराम चिन्हों का बहुत अच्छे से प्रयोग करिएगा। जैसे कोई अगर किसी से कोई बात कह रहा है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे ये होते हैं ना, इनको रख दिया, ठीक है, ये चीज कर रहा है। जब कोई कुछ कह रहा है तो वहां पर थोड़ा सा क्या है, ये आप ऐसे योजक चिन्ह लगा देते हैं, है ना, निर्देशक चिन्ह लगा देते हैं। इन चिन्हों का यानी इन विराम चिन्हों का अच्छे से प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। आपने इसका अनुवाद करा, अब आपकी कॉपी में अच्छा खासा जगह बच जाता है। देखिए ध्यान से, आपने जब प्रश्नोत्तर संख्या 3 रखा तो आपकी कॉपी में इतनी, क्योंकि पहले क्या होता था, चौड़ाई वाली कॉपी होती थी, तो आराम से आपने थोड़ा सा रखा, एक क्वेश्चन रखा, आपके पास पूरा जगह खत्म हो जाता था। लेकिन अब आपकी कॉपी लंबाई में आएगी तो जगह बच जाएगी। इतनी जगह छोड़ने से अच्छा आप वहां पर, अगर आपका उत्तर चौथा आ सकता है, मान लीजिए आधी जगह बची और उसमें आराम से उत्तर आ सकता है, तो आप रखिए। अगर आपको लगता है कि आपका तीसरा वाला ही यहां तक आंसर ले लिया है ना, तो आप अगले पर ही उत्तर रखिएगा। जगह छोड़कर एग्जामिनर के नजरों में अपना नेगेटिव पॉइंट मत कलेक्ट करिए। अगर आपके पास जगह बची है और आराम से उत्तर आ सकता है, बिल्कुल उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ जगह थी तो मैंने इसको रख दिया, अगर आपके पास जगह नहीं होगी तो आप अगले पेज पर भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 4 में भी यही करना है, संस्कृत पद्य डाला, इसको अंडरलाइन कर देना, आप यहाँ पर इसको रख देना, एक लाइन के बाद संदर्भ रखा और उसका फिर अनुवाद रखा, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको बता देंगे। अब आता है प्रश्नोत्तर संख्या 5। प्रश्नोत्तर संख्या 5 आपका खंड काव्य आता है, तो सब बच्चों का अलग अलग खंड काव्य अपने जिले अनुसार होगा, आप उसको रखेंगे। आपको खंड काव्य लिखते समय ध्यान क्या रखना है, मैंने एक उठाया, आप कोई भी देख लीजिएगा बेटा। आप सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या अंकित करेंगे, फिर आप जैसे आपका मुक्ति दूत है तो मुक्ति दूत रख दिया, मेवाड़ मुकुट है तो मेवाड़ मुकुट रख दिया, अग्र पूजा है अग्र पूजा रख दिया, तुमुल है तुमुल रख दिया, जो भी आपका खंड काव्य आप उसका नाम रखिए। इसके बाद आपको 2 से 3 लाइन में ये बताना होगा कि आप जो खंड काव्य है उसके रचयिता कौन है, ये बता दिया आपने 2 से 3 लाइन में। इसके बाद एक लाइन छोड़ी। अब देखिए 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो आपका विषय वस्तु से यानी कि सारांश से आ सकता है, या दूसरा क्वेश्चन आपका चरित्र चित्रण से आएगा। आपको दोनों ही क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं। अब मान लीजिए आप सारांश वाला उत्तर लिख रहे हैं, तो आप चाहे सारांश लिख रहे हैं चाहे चरित्र चित्रण लिख रहे हैं, आप उसको सब टॉपिक बनाइएगा। आप ऐसा नहीं है कि शुरू करा और एंड कर दिया, ये काम बिल्कुल मत करिएगा, आपका आंसर एकदम नीरस हो जाएगा। एग्जामिनर को अगर आपने बहुत पूरा अच्छा भी उत्तर लिखा होगा ना, तो भी जो एग्जामिनर है आपको पूरे 3 नंबर नहीं देंगे, वो 1.5 से 2 नंबर देकर ना आगे बढ़ जाएंगे। ये चीज मत करिएगा। आपको क्या करना है, उसी चीज का आप क्या बना लीजिए, छोटे छोटे शीर्षक बना लीजिए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर की नजर में जाएगा कि अच्छा बच्चे ने 5 से 6 पॉइंट्स बताए हैं। साथ साथ उनको छोटे छोटे आप टाइटल्स दे दोगे तो उनको ये लग जाएगा कि अच्छा बच्चे को इस खंड काव्य के बारे में पता है। और साथ ही साथ अगर आप भी इस तरह से अपना आंसर तैयार कर रहे हैं तो आपको याद रहेंगे वो टॉपिक कि अच्छा मैंने ये वाला टॉपिक छोड़ दिया है, तो ये याद करने में भी आपको आसानी रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर सर्ग पूछे गए थे, तो जैसे प्रथम सर्ग, अब प्रथम सर्ग में क्या हुआ था, पूर्वाभास है, तो मैंने ये रख दिया ब्रैकेट में। फिर मैंने 3 से 4 लाइन में बता दिया, बहुत बड़ा बड़ा आपको सर्ग नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा बताना है उसका, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़कर द्वितीय सर्ग में सभा आरंभ है तो सभा आरंभ के बारे में बता दिया। इसके बाद तृतीय सर्ग में आयोजन है, मैंने आयोजन के बारे में बता दिया। चौथे सर्ग में प्रस्थान है तो प्रस्थान के बारे में। पंचम सर्ग में अर्घ पूजा के बारे में है, और षष्टम सर्ग के में आपका उपसंहार है, और यही पर खंड काव्य समाप्त होता है। इस तरह से पूरा लिख दिया।
आपका 3 नंबर का एक खंड काव्य आता है, 80 शब्दों में लिखना होता है। ये यदि मैं आपको कहूँ कि एक पेज में लिख कर आ जाओ बेटा जी, वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है। आप पूरी कोशिश छोटा-सा छोटा भी करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो एटलीस्ट आपके 1.5 पेज लग जाएँगे, आराम से आप 1.5 पेज के अंदर अपना खंड काव्य लिख कर आइएगा। कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको डिस्क्राइब करने ही करने होते हैं। तो ये आप करके आ सकते हैं। यहाँ पर आपके फुल मार्क्स आ जाएँगे, ठीक है? अगर चरित्र चित्रण वाला आता है, तो आप उसके सब टॉपिक चरित्र चित्रण वाले बना दीजिए, ठीक है? आप उसके टॉपिक डाला और उस तरह से आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है? ये तो हो गया खंड काव्य का। अब यहाँ पर आ जाते हैं प्रश्न उत्तर संख्या 6 पर। प्रश्न उत्तर संख्या 6 में आपके आते हैं जीवन परिचय, एक लेखक का, एक कवि का। तो आपका प्रश्न उत्तर संख्या 6 ही रहेगा, चाहे वो लेखक परिचय में रहे, चाहे वो कवि परिचय में रहे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने पहले लेखक परिचय डाला, आपके सामने 3 ऑप्शन होते हैं क, ख, ग करके, आपको उनमें से किसी एक का देना है, तो वो एक चीज आप यहाँ मेंशन कर देंगे। इसके बाद आप जयशंकर प्रसाद जिसका भी कर रहे हैं, तो उनका नाम रख दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि ये सारी चीजें आपने ब्लैक पेन से रखनी है, एक एक लाइन छोड़कर लिखनी है। इससे आपकी कॉपी साफ सुथरी दिखाई देगी और अच्छी दिखेगी, सेंटर में रखिएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, 2 लाइन छोड़कर आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय लिखते समय आप ध्यान रखेंगे कि पहले आप बॉक्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि बॉक्स पहले बना लेने से आपके पास जगह, आप बाउंडेड हो जाएंगे लिखने के लिए और फिर उसी में चिपका चिपका कर लिखेंगे। इसलिए पहले लिख लीजिएगा, फिर आउटलाइनिंग करके बॉक्स बनाइएगा। आपका पेपर नीट एंड क्लीन दिखेगा, आपसे गलती नहीं होगी। संक्षिप्त परिचय देखकर ही एग्जामिनर को लग जाता है कि बच्चे को इस जीवन परिचय में क्या क्या पता है, तो यहीं से आपके नंबर अंकन करना आसान हो जाता है। तो आप इसको जरूर रखिएगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम इसको हमें साइड में बनाना है या सेंटर में बनाना है, क्योंकि आपके सीनियर्स तो अभी तक साइड में बनाते आ रहे थे, आपने यही सुना भी होगा। लेकिन बच्चा जी, पहले की जो कॉपी थी वो क्या होती थी, चौड़ाई में होती थी, तो हम बच्चों से कहते थे साइड में बना लो और यहाँ जगह काफी कुछ बच जाती है, तो वहीं से आंसर लिखो। बीच में मतलब क्योंकि कॉपी छोटी भी होती थी चौड़ाई की वजह से, तो बॉक्स बना लोगे फिर अगले पर आंसर लिखोगे, वो अच्छा नहीं है। इसीलिए आप क्या करो कि साइड में बना लो बॉक्स और उसी के साइड में आंसर लिख लो। लेकिन अब क्या होगा, आपकी कॉपी लंबाई में है, अब लंबाई में आप इसको लिखने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी कॉपी भद्दी लगेगी, क्योंकि साइड में चिपका चिपका के आप बॉक्स बना रहे हो, उसी में आप आंसर लिख रहे हैं। कॉपी अच्छी नहीं लगेगी, साफ सुथरी नहीं दिखेगी। आप इसके चाहे ट्रायल ले सकते हैं, आप कोई भी रजिस्टर का पेज निकालिए और लिख कर देख लीजिए, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सेंटर में क्या करना है, अपना बॉक्स बनाना है। अब यहाँ पर एक विशेष रूप से ध्यान देखिएगा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मेरा बॉक्स क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने जितना क्वेश्चन है वो इस तरफ रखा, उत्तर इधर रखा है। उदाहरण के तौर पर मैं चाहती क्वींस कॉलेज यहाँ रख देती, इससे फिर क्या होता कि कहीं पर काला पेन, कहीं पर ब्लू पेन, ये मेरी कॉपी को भद्दा दिखाता। सिस्टमेटिकली रखने की वजह से मेरी कॉपी सुंदर दिख रही है। यही चीज आपको भी करनी है। आपकी राइटिंग चाहे कितनी गंदी भी हो, अगर आप उसको सही तरीके से रख रहे हैं, थोड़ी दूरी बनाकर रख रहे हैं, बड़े शब्द रख रहे हैं, काला पेन ब्लू पेन का अच्छे से सिस्टमेटिकली यूज करें, तो आपकी कॉपी भी सुंदर दिखाई देगी, ठीक है? अब यहाँ पर आपने नाम, जन्म, पिता, माता, शिक्षा, पेशा, मृत्यु, कृतियां, ये संक्षेप में बताना है, बहुत डिटेल में नहीं बताना है, ठीक है? जैसे आप उनका जन्म स्थान भी बता रहे हैं तो ब्रैकेट में शॉर्ट में बताइए, बहुत बड़ा नहीं बताना है, ठीक है? एक लाइन छोड़कर फिर आपको उनका जीवन परिचय बताना है। इसके बाद अब आपको क्या बताना है, उनका साहित्यिक परिचय। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल होगा कि हमारे टीचर ने तो कहा है साहित्यिक परिचय मत लिखो, साहित्यिक परिचय तो आता ही नहीं है ना? पहले के लिए पहले क्वेश्चन में दिया जाता था, अब तो क्वेश्चन में साहित्यिक परिचय भी नहीं दिया होता है। बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पर, यूपी वेबसाइट पर जाकर अपनी बुक डाउनलोड करिएगा। आपके जो बुक के अंदर जीवन परिचय दिया गया उसके में भी साहित्यिक परिचय दिया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, एग्जामिनर आपसे जानना क्या चाहता है, केवल लेखक का जीवन परिचय? वो बेटा जी वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि जीवन परिचय के अंदर उस लेखक का मतलब उनके जीवन में साहित्य के यानी हिंदी में उनका क्या योगदान था, उनका साहित्य कैसा था। जब आप ये चीज रख देते हैं तो आपका उत्तर का जो नंबर होते हैं वो यहां से यहां सीधे पहुंच जाता है। ये टॉपर बच्चे ही करते हैं, ये सब बच्चे नहीं करते, क्योंकि एक बोलते हैं ना, एक अंधे के पीछे जब मतलब एक अंधी लाइन में सब चलना शुरू करते हैं तो सब चलने लग जाते हैं। वो गलती आप नहीं करेंगे। आपको सबके जैसे कॉपी नहीं करनी है, अपना उत्तर अच्छा रखना है। आप साहित्यिक परिचय जरूर लिख के आइएगा। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है, ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि उनका आप बताएंगे कि उनकी भाषा कैसी रही है, वो सामाजिक या रूप पर लिखते थे, राजनीतिक रूप पर लिखते थे, प्राकृतिक रूप पर लिखते थे, ये सारी चीजों को आपको बताना है, ठीक है?
ये सारी चीजें आपने बताई। इसके बाद आपने क्या करा, एक लाइन छोड़कर अब आपको कृतियां लिखनी है। देखिए पेपर में एक कृति पूछी जाती है, आप उसमें 3 से 4 कृति बता सकते हैं, सीधे-सीधे भी बता सकते हैं। अगर आपको उनकी विधाएँ पता है, जो कि आप गद्य पद्य साहित्य पढ़ रहे हैं, तो इतना तो आपको पता ही चल चुका है। तो आप ये ज़रूर अच्छे से अंकित करिएगा, इससे आपकी कॉपी का जो वेटेज है वो बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। आप 2 भी लिख सकते हैं, जैसे काव्य नाटक भी लिखा, 2-2 बता दिया काफ़ी है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना पता है तो लिख दिया, नहीं पता है तो कोई दिक्कत है नहीं। आप सिर्फ 2 लिख कर भी 2-4 लाइनें 2-4 रचनाएँ रख दीजिए, काफ़ी है। ठीक है? इससे आपके फुल मार्क्स बन जाते हैं। इसके बाद अब आपको कवि परिचय करना है, तो यहाँ पर देखिए बेटा जी, मैंने बच्चे क्या करते हैं, यहाँ संख्या बदल देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 ही अभी चल रहा है। अब आप कवि परिचय कर रहे हैं तो कवि परिचय, कवित्री परिचय कर रहे हैं तो वो। वही क, ख, ग में से जो कर रहे हैं वो बता दिया। मैं महादेवी वर्मा का लिखा है तो आप ऐसे रख देंगे। 2 लाइन छोड़कर फिर सेम वही पैटर्न इसमें भी आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है? इसको आपने रखा, आपके फुल मार्क्स यहाँ पर जीवन परिचय के मिल जाएँगे। अब आता है आपका प्रश्न उत्तर संख्या 7। अब देखिए आपको एक चीज़ मैं दिखाती हूँ बेटा जी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इतना लिखने के बाद मेरा पूरा पेज खाली दिख रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। यही चीज़ आपको नहीं देख मतलब आप च देखिए आप इसी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ कर सकते थे, आराम से जगह बची थी, यहाँ भी डालते प्रश्न उत्तर संख्या 7, यहाँ श्लोक लिखते और यहाँ लिख देते, आपका उत्तर हो जाता। तो बिल्कुल आप इस चीज़ का इस्तेमाल करिएगा बेटा, इतना जगह छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर जगह है तो लिख दीजिए, नहीं जगह है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो लिखना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि अब यहाँ से आप कहेंगे कि मैम फिर यहीं से हम अगला क्वेश्चन शुरू कर दें, वो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका पत्र लेखन का आता है और पत्र लेखन हमें एक पेज पर पूरा लिखना होता है। इसे हम आधे-आधे पेज पर नहीं लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ से शुरू करा तो पूरा पेपर पर खत्म करा है। यही चीज़ आपको भी फॉलो करनी है। अब पत्र लेखन में आपको क्या करना होता है, जैसे आपने प्रश्नोत्तर संख्या 8 मेंशन करा, आप हाशिए के इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे, जैसे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम कानपुर उत्तर प्रदेश, जो भी आपकी जगह है, जिला है, आप उसको रख सकते हैं। अगर आप प्रधानाचार्य को रख रहे हैं तो प्रधानाचार्य रखेंगे और स्कूल का नाम रखेंगे और फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है? विषय, अगर आप औपचारिक पत्र चुन रहे हैं, जैसे कि जो प्रधानाचार्य को, जो सरकारी दफ्तरों में संपादक यानी समाचार पत्र के संपादक को लिखे जाते हैं, वो सभी औपचारिक पत्र होते हैं, तो उसमें विषय आता है। तो विषय को एक लाइन छोड़कर लिखेगा, विषय का जो पॉइंट है वो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। छोटा लिखना, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, एक लाइन के अंदर आ जाना चाहिए। एक लाइन छोड़कर फिर आप महोदय लिखेंगे। अब आपको इसमें 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं, जो कि छोटे-छोटे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं, सरल वाक्य होने चाहिए, सिंपल शब्द होने चाहिए, बहुत बढ़ा-चढ़ा के नहीं, सिंपल लिखना है। पहले पैराग्राफ के अंदर आपको बेटा जी क्या बतानी है, अपनी समस्या बतानी है। दूसरे पैराग्राफ में उसका समाधान बताना है और तीसरा पैराग्राफ जो कि 2 लाइन का होता है, जिसमें आपको आशा जतानी है कि अब आप मेरी समस्या का समाधान निकालेंगे। ठीक है? जब भी आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो पैराग्राफ चेंज करते समय थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, इससे पता चलेगा कि ये नेक्स्ट पैराग्राफ है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़कर आपको क्या करना होगा बेटा जी, धन्यवाद लिखा और फिर आप डेट, दिनांक रख देंगे। ठीक है? 17 फरवरी 2026 भवदीय क ख ग। ठीक है? कहीं पर भी पेपर में आप अपना नाम मेंशन नहीं करेंगे, नाम मेंशन नहीं करना होता है, नंबर कट जाएंगे। बहुत सारे बच्चे नाम लिखाते हैं, चाहे वो आपका औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, आपको क ख ग ही लिखकर छोड़ना है। ध्यान दीजिएगा इसका विशेष रूप से। इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या 9, जो कि आपके लघु उत्तरीय जो चैप्टर्स होते हैं संस्कृत अनिवार्य के, वहां से क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन करने होते हैं, आप उसको इस तरह से रख देंगे। ठीक है? अब इसके बाद क्या आता है, आपका आखिरी आता है प्रश्नोत्तर संख्या 10, जो कि होता है निबंध का। निबंध के लिए आपने संख्या डाली, आपने हेडिंग डाला, रूपरेखा आपको जरूर बनानी है, बिना रूपरेखा बनाए अपना निबंध मत शुरू करिएगा, इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चे को इस इस निबंध के क्या क्या पॉइंट्स बताने वाला है, इस पे क्या क्या बताएगा। और साथ-साथ अगर आप 8 पॉइंट, 7 से 8 पॉइंट आपको रखने ही रखने होते हैं, इससे एग्जामिनर को लग जाएगा कि अच्छा बच्चे को इतनी सारी चीजों के बारे में पता है। ये ब्लैक पेन से आप रखिएगा, एक लाइन छोड़कर फिर आप टॉपिक्स बना के। अच्छा, रूपरेखा के अंदर 2 चीजें आपकी मैंडेटरी होती है, जो कि आपको रखनी ही रखनी होती है, वो अनिवार्य होती है। जैसे कौन सी? एक होता है आपका प्रस्तावना यानी आपका इंट्रोडक्शन, और एक होता है आपका उपसंहार यानी निष्कर्ष। ये 2 चीजें आपको रखनी ही रखनी है, एक शुरुआत में एक अंत में। तो इंट्रोडक्शन में आपने ये बताना होता है, यानी प्रस्तावना में ये बताना होता है कि आप किस विषय में बात कर रहे हैं। फिर आपने प्रदूषण के बारे में बताया। अब यहाँ पर निबंध को आपको बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है, बहुत एक ही लाइन को बार बार घुमाकर नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, अच्छे से लिखना है, ताकि एग्जामिनर का समय बहुत बर्बाद नहीं करना है ना, अच्छे से पेपर लिख कर आना है। ठीक है? आपने प्रदूषण क्या है, फिर आपने उसके प्रकार बताए। प्रकार आप कोशिश करिएगा कि पॉइंटर्स मेंशन कर दीजिए, इससे एग्जामिनर को आसानी रहेगी ये जानने में कि अच्छा इसने इतने पॉइंट्स के बारे में बताया है।
ठीक है। इसके बाद आप जब उसका समस्या का समाधान बता रहे हैं तो उसके पॉइंट्स बनाकर, क्योंकि देखिए पॉइंटर से क्या होता है दिमाग में ये चीज एक साइकोलॉजी होती है कि अच्छा बच्चे ने 8-9 पॉइंट्स बताए हैं, उसमें भी 7-8 पॉइंट्स बताए हैं, तो वहां पर नंबर देना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि पूरी कॉपी हर एक बच्चे का पूरा पूरा निबंध एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा, तो वो आपके पॉइंटर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। जब आप पॉइंट्स बनाकर लिख रहे हैं तो एक एक लाइन छोड़कर लिखिएगा, इससे आपकी कॉपी कॉपी साफ सुथरी दिखेगी और अच्छी दिखेगी। ठीक है, शब्दों को दूर दूर और बड़ा बड़ा लिखना है। इसके बाद आप कोई भी निबंध लिख रहे हैं उसके अंदर कोटेशन जरूर इस्तेमाल करिए, जैसे मैंने यहाँ पर सरकार की भूमिका का एक कोटेशन बना दिया। इससे क्या होता है, ये होते हैं फैक्ट्स, यानी कि आप कुछ यहाँ पर उन नियमों अधिनियमों की बात कर रहे हैं जो सरकारी रूप से हैं, और आप जब इनका ये चीजें मेंशन कर देंगे तो एग्जामिनर के ऊपर आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा कि अच्छा बच्चे को ये सारी चीजें भी पता है। यदि आप प्रदूषण का लिख रहे हैं तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, आपने इसको बहुत अच्छे से बता देना है, ब्लैक पेन से रखिएगा कोटेशन, क्योंकि आपके एग्जामिनर की जो नजर है वो कॉपी पर सीधे जानी चाहिए, इसलिए इसको रख दीजिएगा। इसके बाद लास्ट में उपसंहार रखिएगा और कोटेशन डाला। इस तरह से अगर आप अपना पेपर लिख कर आते हैं, यकीन मानिए अगर आपको पूरा पेपर आता है तो आप 96, 97, 98 अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, और टॉपर की कॉपी ऐसी ही होती है, इंप्रेशन पड़ेगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आपके लिए पूरी कॉपी का एकदम बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज बारीकी से बताई है। आपको ये गलतियां जो मैंने बताई वो नहीं करनी, जो चीजें फॉलो करने के लिए कही है। अब आप क्या करिए, आपके पास मॉडल पेपर्स पड़े हुए हैं, आप 3 घंटे 15 मिनट का एक टाइमर लगाइए, एकांत में बैठिए और ये पेपर सॉल्व करके देखिए कि मैं इस तरह से पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। और साथ ही साथ ये कहाँ करना है आपको, अपने कोई भी रजिस्टर के पन्ने फाड़िए, उसको स्टेपल करिए और उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई है ना। ठीक है, बाय बाय।